अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप सब लोग जनाब। कल कराची में बादल खूब खुलकर बरसे। बाज़ इलाकों में आई एम सरप्राइज अभी भी कहीं बारिश नहीं हुई है, लेकिन ज़्यादातर शहर में तेज़ आंधी चली और बारिश हुई। और उसके बाद एक मरतबा फिर हुकूमती दावों की कली खुल गई और फिर से ये साबित हुआ कि इस शहर का कोई वाली वारिस नहीं है, बस सब के सब इस शहर के माली वारिस हैं। यहाँ से फ़ायदा तो सब उठाते हैं, लेकिन इस शहर पर इन्वेस्ट करने का, इसको बेहतर करने का कोई कुछ नहीं सोचता। भाई एक तो ये कि वो आवाम जो घंटों जलील हुए हैं शारा फैसल पर, क्योंकि ट्रैफिक आपको पता है निज़ाम पूरा दरहम बरहम हो जाता है, और फिर जिनकी गाड़ियों में पेट्रोल ख़त्म हो गया उन्हें पेट्रोल भी नसीब ना हुआ, क्योंकि 7 बजे लॉकडाउन की वजह से पेट्रोल पंप्स बंद हो गए थे। हम सब लोग अपने डिसीजन से, अपने गलत फैसलों से सीखते हैं। अव्वल तो ये कोरोना वायरस में 7 बजे पेट्रोल पंप बंद करने का, पेट्रोल पंप्स बंद करने का क्या तुक बनता है, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं। दूसरी बात ये कि माशाल्लाह कोई भी शहर का इलाका देख लें, या वो पॉश देख लें, या वो मुतवस्सित तबके का इलाका देख लें, या कोई कच्ची आबादी देख लें, सब जगह एक सी सूरत हाल थी। कहीं गटरों की सफाई नहीं हुई थी, कहीं नालों में किसी ने सफाई करने की जहमत नहीं की थी, सब जगह फव्वारे थे, सब जगह पानी भरा हुआ था। और के इलेक्ट्रिक तो माशाल्लाह इन्ना लिल्लाह पढ़ लेनी चाहिए अब के इलेक्ट्रिक पर कि इसका कुछ नहीं हो सकता। इनकॉम्पिटेंस की एक शानदार मिसाल बनकर एक मरतबा फिर सामने आई है। घंटों यहाँ पर बिजली की शॉर्टेज और गैर एलानिया लोड शेडिंग की सूरत हाल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सामने रही। आई गेस अगले 50 साल बाद भी के इलेक्ट्रिक सबको यही मैसेज कर रहा होगा कि वी रिग्रेट फॉर द इनकन्वीनियंस कॉस्ट। एनी हाउ ये सूरत हाल रही है। अभी तो मानसून शुरू हुआ है, ये तो पहली बारिश थी। ऐसे कोई वैसे बारिश भी नहीं हुई। अगर इस्लामाबाद से, लाहौर से, कहीं से कोई आए और ये बारिश देखे और उसके बाद शहर का हाल देखे तो वो सर पकड़ के बैठ जाए कि इतनी सी बारिश के बाद ये हाल हो गया है। खैर, समबडी रियली नीड्स टू टेक केयर ऑफ दिस, क्योंकि अभी बाकी सीजन बाकी है। ये बच्चा तो हमारे साथ होगा, ये जितनी तेजी से अपनी उंगलियां कीबोर्ड पर चला के जवाबात दे रहा था, उससे ज़्यादा टाइम तो मुझे समझने में और देखने में लग गया कि कर क्या रहा है। बट जनाब जीने से ज़्यादा है, और ऐसे बच्चों के टैलेंट को यकीनन प्रमोट करना चाहिए, इन्हें फुल सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि यही बच्चे हैं जो बड़े होकर बड़े बड़े साइंसदान बन सकते हैं, हमारे मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे जनाब। बहुत बात हो रही थी JIT रिपोर्ट्स की। बिलाखिर JIT रिपोर्ट्स आ गई, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उज़ैर बलोच, निसार मोराई और बल्दिया की JIT रिपोर्ट्स आ गई हैं। अब एक वफाकी वज़ीर ये दावा कर रहे हैं कि इनके पास हुकूमत से मुख्तलिफ रिपोर्ट्स मौजूद हैं। वैसे उनके पास पहले कैसे मौजूद थी? और ये जो रिपोर्ट्स आई हैं, इन पे 6 मुख्तलिफ इदारों के दस्तखत भी हैं उनके नुमाइंदगान के, जिनमें से बाज़ 3 से 4 ऐसे इदारे हैं जो सिंध हुकूमत के मातहत नहीं हैं। तो कैसे टैंपर करने की जसारत या जुर्रत की है सिंध हुकूमत ने, अकॉर्डिंग टू द वफाकी वज़ीर ऑफ PTI? अगर ऐसा हुआ तो ये अहम इदारों उनकी साख पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा देगा। सिंध हुकूमत ये रिपोर्ट उस वक्त सामने लाई जब वफाकी वज़ीर बहरी उमूर अली ज़ैदी ने कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी क़यादत पर संगीन इल्ज़ामात लगाए थे। मैं नहीं कह रहा, खुदा की कसम ये JIT कह रही है। कादिर पटेल साहब, सेनेटर यूसुफ बलोच साहब, निसार मुराई साहब, ओएस मुजफ्फर टप्पी साहब, these people supported Uzair Baloch with arms and finances on the directions of one Asif Ali Zardari। सिंध हुकूमत ने रिपोर्ट्स आम करने का ऐलान किया तो PTI रहनुमाओं ने पहले ही कहना शुरू कर दिया कि ये रिपोर्ट्स जाली हो सकती हैं। ये कोई जाली JIT पब्लिक करने जा रहे होंगे, चूंकि ये हो नहीं सकता कि उज़ैर बलोच के ऊपर JIT हो और उसका सरपरस्त पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ना हो। कोई फिक्टिशियस JIT, कोई मैनिपुलेटेड JIT, कोई डिज़ाइंड JIT, कोई 2 नंबर JIT लगता है कि बना ली होगी आपने। माशाल्लाह जो जाली अकाउंट्स के मास्टर हैं तो वो सब कुछ कर सकते हैं। अब जब रिपोर्ट्स आ गई हैं तो एक बार फिर अली ज़ैदी कह रहे हैं कि असल रिपोर्ट्स कुछ और हैं, जिन पर से वो आज दोपहर में पर्दा उठा देंगे। JIT रिपोर्ट्स की असलियत का मसला तो अपनी जगह, लेकिन सच ये है कि बरसों से तैयार इन रिपोर्ट्स में दी गई सिफारिशात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये अहम बात है कि अगर ये रिपोर्ट्स इतने अरसे से मौजूद थी सिंध हुकूमत के पास, तो इनमें जो सिफारिशात हैं उन पर क्यों किसी ने कान नहीं धरा? सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गनी साहब, शुक्रिया आपने वक्त दिया। गनी साहब, सिंध हुकूमत ने अपने वादे के मुताबिक 3 JIT रिपोर्ट्स रिलीज कर दी, अच्छी बात है, लेकिन ये रिपोर्ट्स तो कई सालों से हुकूमत के पास थी और इनमें दी गई सिफारिशात भी थीं। इन पर सिफारिशात पर किसी ने क्यों अमल करने की जहमत नहीं की और इतने सालों इन्हें क्यों सैद के आप रखे रहे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ये कह रही है ना कि अगर पीपल्स पार्टी में से किसी की क़यादत का नाम नहीं था इन रिपोर्ट्स में, तो क्यों बैठे रहे इन रिपोर्ट्स पर फिर?
देखिए, सिफारिशात पर अमल हुआ है। मैं अफसोस करूँ कि जब ये JITs मुकम्मल हुई, जब ये रिपोर्टें मुरतब हो गईं और डिपार्टमेंट के पास सबमिट कर दी गई, तो जो सिफारिशात थी और जिसने इम्प्लीमेंट करना था उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया भी है। मैं आपको एक सिर्फ मिसाल बताऊं कि जो उज़ैर बलोच की जो है JIT रिपोर्ट, उसमें उनके ऊपर जासूसी का भी इल्ज़ाम लगाया गया है और ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो आपको इल्म होगा कि उनको यहाँ से पाक फौज ने तहवीज़ में भी लिया और उनके खिलाफ मिलिट्री कोर्ट के अंदर कोई कार्रवाई भी हुई और उसके बाद उनको फिर शायद सज़ा होने के बाद उसको यहाँ भेज दिया गया। तो JITs ने जो रिकमेंडेशंस दी हैं उस पर काम हुआ है और कुछ ज़ाहिर है कि अभी कोर्ट में मुकदमा पेंडिंग है। अच्छा गनी साहब, अब ये रिपोर्ट सामने आ गई हैं तो एक क्रेडिट तो तहरीक इंसाफ को देना पड़ेगा ना कि आप पर सियासी दबाव डालकर मजबूर किया, ये रिपोर्ट सामने आप ले आए। जब इससे पहले लानी चाहिए थी तब नहीं लाए, जब ये रिपोर्ट्स मुरतब हुई थी तभी सामने आ जाती तो मसला क्या था? ये इतना सियासी वावेला होता ही ना, इतनी देर क्यों लगती? दोबारा आपसे पूछ रहे हैं। पीपल्स पार्टी के लिए तो कम से कम कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि इसको हम खुफिया रखते हैं, और ये आज की नहीं है। ये 2015 और 16 में जब ये बनाई गई थी उसी वक्त ये रिपोर्ट सबमिट हुई थी। कोर्ट में भी जब ये अली जैदी साहब गए और उन्होंने ये प्ली ली कि ये हमें पब्लिक करनी चाहिए, तो हुकूमत का यही कहना था कि हम इसको इसलिए नहीं करते कि जो एक ईरान वाला उनसर उसके अंदर शामिल है, जो मैं समझता हूँ कि शायद उसको पब्लिक नहीं होना चाहिए था, बल्कि हमारे जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उसके थ्रू बात होनी चाहिए। जो कुछ हमें करना है वो करें। पता नहीं कितनी चीज़ें वो ठीक हैं कि ठीक नहीं हैं, वो तो अभी आगे चल के साबित होनी है। लेकिन जब वो आम बहस का हिस्सा बन जाते हैं तो आपके पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात जो हैं उसके अंदर बहुत सारे मसाइल पैदा होने के इम्कान होते हैं। तो हमने ये रिपोर्ट्स अदालत में जज साहिबान को भी सील्ड एनवेलप में दी थी और उनको बताया था कि जी ये रिपोर्ट्स हैं और ये वजह है इसको पब्लिक नहीं करना चाहते। लेकिन अदालत ने कहा जी पब्लिक कर दे। हमारा फिर भी ख्याल था कि नहीं होनी चाहिए, हम अपील में गए। लेकिन जब सुप्रीम नेशनल असम्बली के हाउस में खड़े होकर एक वफाकी वजीर एक गलत डॉक्यूमेंट को JIT के नाम पर लहराएगा और बताएगा कि ये JIT रिपोर्ट है, उसके अंदर ये कहा गया है, तो शायद हमारे पास उसके अलावा कोई रास्ता नहीं था कि हम इसको पब्लिक करें। वरना ये अली जैदी साहब रोजाना किसी न किसी चौक चौराहे पर खड़े होकर यही जो झूठी JIT थी उसको लहराते रहते और डिफेम करने की कोशिश कर रहे होते। तो हमने वो पब्लिक कर दी है। अब लोगों के सामने है कि जो हकीकी JIT रिपोर्ट है वो भी आपके सामने है, जो झूठी JIT रिपोर्ट अली जैदी साहब दिखा रहे थे वो भी आपके सामने। चलें, अली जैदी साहब तो अब भी शायद मानने को तैयार नहीं है। वो आज दोपहर में देखें कौन सी JIT अपनी तरफ से सामने लाते हैं। लेकिन गनी साहब, जो रिपोर्ट सामने लाई गई हैं इनमें कई लोगों के नाम भी हैं, उन सब के खिलाफ तो कोई कार्रवाई होनी चाहिए ना, चाहे वो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों या फिर MQM से उनका ताल्लुक़ हो। अगर वफाकी हुकूमत इस सिलसिले में आगे बढ़ती है तो उनका साथ देंगे या फिर इसे चैलेंज करेंगे? देखिए, मुझे नहीं पता वफाकी हुकूमत कैसे इस मामले में आएगी। वफाकी हुकूमत अगर कुछ कर सकती है तो फिर वो MQM जो उनकी इत्तेहादी है उससे सवाल करें, जिसका बड़ा वाज़ेह किरदार बल्दिया टाउन की जो फैक्ट्री का JIT उसमें है मौजूद। उज़ैर बलोच के साथ अगर उनको सिर्फ PTI को, पीपल्स पार्टी को रगड़ा लगाना है तो अलग बात है। अगर वो वाकई उसके जो 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 गैर कानूनी इक़दाम थे उस पर आवाज़ उठाना चाहते हैं तो फिर उसमें ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब आज PTI की हुकूमत के इत्तेहादी हैं और उनकी अहलिया काबीना का हिस्सा हैं। GDA के वो बड़े फ़ाल मेंबर हैं। इमरान खान साहब से जब GDA की मीटिंग होती है उसमें मौजूद होते हैं, तो उनसे ज़रूर सवाल करना चाहिए। लेकिन मैंने आपको अभी जो बताया कि जब JITs की रिकमेंडेशंस आ गई तो उन रिकमेंडेशंस के मुताबिक अमल हुआ और कई लोग गिरफ्तार हुए, कई मुकदमात अदालतों में मौजूद हैं, कई लोगों की पुलिस की मुलाजमतों से निकाला गया। वो सारी चीज़ें अपनी जगह मौजूद। अच्छा, आप कह रहे हैं कि रिकमेंडेशंस पर अमल हुआ। बहुत शुक्रिया आपका सईद गनी साहब। वैसे जिस पे भी उंगली उठाई जाती है फिर अब कहीं ना कहीं से वो कड़ी वहाँ आके मिलती है कि या तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुका होता है या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहीं ना कहीं इत्तेहादी होता है, तो फिर दोबारा से आप दंग और हैरान परेशान रह जाते हैं। नहीं हाँ, अभी हम ज़रा उस बच्चे की बात करेंगे जिसका हमने टॉप स्टोरीज में तस्करा किया है। 10 साल पाकिस्तानी बच्चा है, नदब गुल इनका नाम है। इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। वी आर सो प्राउड ऑफ यू जनाब। नदब गिल इनका नाम है। और नदब, एक तो आपका नाम बड़ा डिफरेंट है, मैंने इससे पहले ये नाम नहीं सुना। एक और ऊपर से आप खुद बड़े टैलेंटेड जीनियस हैं और क्यूट भी हैं। हुमा तो यकीनन आपको ये कह रही होती हैं अगर यहाँ होती तो। दुनिया भर में 700 बच्चों ने मुकाबले में हिस्सा लिया, लेकिन नदब गिल ने सबको पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तेज़ तरीन टाइम टेबल होने का टाइटल जीत लिया है। और नदब
आप हमारे साथ मौजूद हैं तो आपके कहेंगे जियो पाकिस्तान में खुशामदीद। एक मरतबा फिर बताएंगे आपको कि एक तो आप पे यकीनन आपके वालिदैन को फ़ख्र होगा, लेकिन पूरी पाकिस्तानी कौम, जियो की टीम, जियो पाकिस्तान की टीम, वी आर ऑल्सो प्राउड ऑफ यू। अब बता दें कि आपने टाइम टेबल रॉकस्टार में रिकॉर्ड बनाया है, ये क्या चीज़ है उन बच्चों के लिए जो पाकिस्तान में अभी इस चीज़ से वाकिफ नहीं है, दे आर नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग। Basically, Timetable Rockstar एक worldwide educational application है जहाँ more than 100 countries से 3 million से ज़्यादा बच्चे every day timetable practice करते हैं, जिसमें multiplication और division के random questions होते हैं। इस application के से students fast multiplication और division calculation करना सीखते हैं। सो ये आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं और दुनिया भर से बच्चे इसमें हिस्सा लेते हैं। तो बच्चों, ऑल दोज वाचिंग अस राइट नाउ, घर में माशाल्लाह टाइम ही टाइम है, स्कूल तो खुले में नहीं है, तो ये टाइम टेबल जो है इसको आप सर्च करें, इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करें, इसकी वेबसाइट पे जाएं, आप देखें, आप भी इसमें यकीन, आप भी हिस्सा लें, आप भी अपनी स्किल्स को बेहतर बनाएं। अच्छा नदब, मैथमेटिक्स को तो एक खुश्क और बोर सी चीज़ और है भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे तो सारी उम्र ऐसा बोर ही लगा है। आपका इतना इंटरेस्ट मैथ्स में क्या बचपन से था या फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुआ? How did that happen? I think maths is a very interesting subject. It is an essential part in life because it can be found from every field, from accounting, medicine, all areas of engineering and much more. मुझे maths अच्छा लगता है because it is fun for me. Math can help us to have better problem solving skills, which can be good for brain exercise. I think some students को इसमें interest develop करना चाहिए। ज़बरदस्त जनाब, नदब को तो मैथ्स बहुत अच्छा लगता है। अब नदब ये बता दें कि टाइम टेबल रॉकस्टार जैसी चीज़ में आपका जीतना ज़ाहिर है बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसमें कितना भी इंटरेस्ट हो, ये काम तो मुश्किल है, ये कैसे कर लेते हैं? कितनी प्रैक्टिस होनी चाहिए? या फिर आपको लगता है कि बचपन से यू आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन मैथ्स, तो आपका वो सब्जेक्ट बेहतर ही रहा है? मैं everyday up to 2 hours practice करता हूँ और टाइम टेबल कैलकुलेशन में अपने स्कूल में सबसे ज़्यादा फास्ट हूँ। मेरी फ्रेंड मुझे एक रोबोट और एलियन करते हैं। नदब गिल हमारे साथ मौजूद है। नदब, थैंक यू सो मच, एंड आई नो कि आपको ज़रा मुश्किल हुई उर्दू में हमें सवालात के जवाब देने में, लेकिन वी आर सो ग्लैड कि आपने कोशिश की, और आपके वालिदैन को भी हम यहाँ पे खराज तहसीन पेश करना चाहेंगे कि आप एक तो इनके मैथ स्किल्स पे तवज्जो देते हैं, ऊपर से इनसे अपनी मादरी ज़बान में आप बात करने की कोशिश करें, विच वॉज वेरी एविडेंट। और बाहर जितने भी हमारे एक्सपैट्स रहते हैं, जो पाकिस्तानी भाई बहन बाहर आबाद हैं, उन्हें चाहिए कि एटलीस्ट घर में बच्चों से उर्दू बोलें, क्योंकि अंग्रेज़ी तो उन्होंने सीखी जानी है बाहर से, घर से वो उर्दू सीख सकते हैं, तो उर्दू ज़रूर बोला करें अपने बच्चों के साथ। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ने से पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि आज फिर से कराची में बारिश की पेशगोई की गई है, और पहले ही माशाल्लाह बुरा हशर है शहर के मुख्तलिफ इलाकों का। अभी तक बिजली जहाँ बहाल नहीं हुई है, मैं तो वो सोच रहा हूँ वहाँ पर क्या होगा। जहाँ पे पानी खड़ा है वहाँ बहुत से इलाकों में अभी तक निकासी आपका कोई मुनासिब इंतज़ाम नहीं हो सका है, और बराए मेहरबानी लोगों ने दफ्तरों से वापस जाना होता है। एटलीस्ट शहर की मेन शाहराहों पर जो पेट्रोल पंप्स हैं उन्हें 7 बजे के बाद ऑपरेट करने की इजाज़त दें। जलीलो खार होकर रह गए हैं कल रात में लोग, पेट्रोल ख़त्म होने के बाद अपनी गाड़ियों में खड़े रहे घंटों, और कोई वाली वारिस नहीं था उनका। अच्छा जी, ये सूरत हाल है, और होपफुली कुछ मुतहरिक होंगे इदारे। और अफसोस इस बात का होता है कि इतनी वार्निंग्स, इतनी पेशगोइयाँ, इतनी प्रेडिक्शंस थी, सबको पता था बारिश होनी है, कोई अनएक्सपेक्टेड बारिश नहीं हुई है। और एक अच्छी खबर विच इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर टॉप स्टोरीज, कोरोना के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने साइंसी मैदान में बड़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं, और ये वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी गालिबन हमें तो लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उन मिनिस्ट्रीज में से एक है, मुस्बत और अच्छी खबरें आती हैं जिन्हें सुनकर देखकर खुशी होती है। मुल्की माहिरीन अब खुद वेंटिलेटर्स बना रहे हैं, जो यकीनी तौर पर एक पेचीदा और मुश्किल काम समझा जाता है। वज़ीर आज़म ने नेशनल रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन NRTC हरीपुर का दौरा किया और वेंटिलेटर्स की पहली मकामी पैदावारी सर्विस का इफ्तिताह किया। इमरान खान ने पाकिस्तान में तैयार किए गए वेंटिलेटर्स नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हवाले कर दिए हैं। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने इस कामयाबी से कौमी असम्बली को भी आगाह किया था। NRTC ने पहले मरहले में वेंटिलेटर्स के 15 यूनिट्स तैयार किए हैं, जो किसी भी तरह
बना आलमी मयार से कम नहीं है। ये बिलाशुबा तिब के शोबे में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है और हमारे साइंसदान इस पर सर्टनली मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इसी पे बात करेंगे वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। फवाद साहब, आप माशाल्लाह जब से इस वजारत में आए हैं, ये वजारत भी बड़ी मुतहर्रिक लगती है और पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के मैदान में भी हमें आगे जाता हुआ नजर आता है। वेंटिलेटर्स बिलाखिर लोकली मैन्युफैक्चर करना सर्टनली अगर कुछ महीनों पहले भी हम सोचते तो अनहोनी सी लगती थी, ये कैसे मुमकिन हो पाया? ये देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का रहा। ये सबसे हमें जब डिज़ाइन आए थे 57 के करीब डिज़ाइन मुख्तलिफ जो लोग हैं उन्होंने करके भेजे थे। वेंटिलेटर जिस तरह से आपने भी खुद कहा, बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स मशीन है, आसान नहीं है बनाना। लेकिन उसके बाद ये जो हमारे इंजीनियर्स हैं, जो मुख्तलिफ शोबों के इंजीनियर्स हैं, उसमें एयरफोर्स के इंजीनियर शामिल हैं, सिविल इंजीनियर शामिल हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो शामिल हैं। ये सब लोग इकट्ठे बैठे और उन्होंने हर डिज़ाइन के ऊपर मुख्तलिफ टीम ने जो है वो काम किए और फिर 4 डिज़ाइन फाइनल हुए। कि NRTC की जो आपने फैसिलिटी कल जो देखी, 4 फैसिलिटीज में से एक फैसिलिटी है जहां पर अब ये वेंटिलेटर बनेंगे। इसके साथ अब्दुल्ला, असल में जो बड़ा इसका एक पहलू है ना, वो ये है कि हम देखें $2.1 बिलियन की हमारी इंपोर्ट है मेडिकल इक्विपमेंट्स की। ये जो हुआ है, इसका जो असल फायदा होगा वो ये होगा कि पाकिस्तान के अंदर मेडिकल इंजीनियरिंग की एक बिल्कुल नई इंडस्ट्री जो है अब उसका जन्म होगा। हमने इसमें एक पूरा हेल्थ सिटी हम बना रहे हैं। मैं बल्कि आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनको कहूँगा, स्पेशली वो लोग जो इंजीनियर की नो हाउ रखते हैं, कि आप आएँ और मेडिकल इक्विपमेंट की सनत में इन्वेस्ट करें। पाकिस्तान में अब हमने अपनी जो है वो एनेस्थीसिया मशीन डिज़ाइन कर ली है, हमने अपना डायलिसिस मशीन बना ली है। नर्स ने जो स्टंट्स हैं, जो आपको पता है हार्ट के पड़ते हैं, वो उन्होंने अपने बना लिए हैं। इसके नतीजे में हमारे यहाँ एक तो कॉस्ट जो है वो 1/3 के करीब रह जाएगी इन तमाम चीज़ों की, और दूसरा ये जो $2.1 बिलियन की हम इंपोर्ट करते हैं, ना सिर्फ ये सेफ होगी बल्कि $1 बिलियन की हम सर्विस एग्रीमेंट्स करते हैं। तो जो मेरी एक प्लानिंग है मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, वो ये है कि अगले 3 सालों में हम कम से कम $1 बिलियन की इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकें, यानी $1 बिलियन बचा सकें। अगर ये कर लेंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। फवाद साहब, बहुत सी चीज़ें बन जाती हैं, जैसे कि अब तो वेंटिलेटर बन गए हैं, NDMA के हवाले भी कर दिए गए हैं, आपने स्टेंट्स का जिक्र किया, आपने एनेस्थीसिया की मशीन का जिक्र किया। अब ये चीज़ें एक्चुअली प्रैक्टिकली पाकिस्तान के अस्पतालों में इस्तेमाल होते हुए उस मरहले तक पहुँचते हुए कितना वक्त दरकार होता है, या फिर ये चीज़ें बस रेडिली अवेलेबल और रेडी टू यूज़ हैं ऑलरेडी? जो वेंटिलेटर्स हैं वो तो चले गए ना, वो तो अपना चले गए, वो तो NDMA के हवाले हो गए। NDMA आगे आप अस्पतालों में जो है वो देगा। दूसरा जो 3 डिज़ाइन है उसके लिए जो है एक स्पेशल लाइसेंसिंग प्रोविजन जो है वो इन्वोक हम कर रहे हैं, तो उसके बाद वो तीनों वेंटिलेटर डिज़ाइन जो है वो भी हमें अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन ये जो एक मेडिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्री जो आप कह रहे हैं, देखें हम तो चीज़ बना के उसका प्रोटोटाइप बना के उसको हमने कमर्शलाइज कर दिया। अब प्राइवेट सेक्टर को मैं कहता हूँ कि वो आगे बढ़े और यहाँ से मामला को वो आगे लेके चले। गवर्नमेंट तो नहीं बना सकती, ये तो प्राइवेट सेक्टर ने साथ मिलना है। और शुरू से ही इसमें जो मेरा अपना कॉन्सेप्ट यही रहा है कि प्राइवेट सेक्टर लीड करे पाकिस्तान में इस तरह की इंडस्ट्री को, और ये इंशाल्लाह प्राइवेट सेक्टर हमारा बहुत डायनामिक है और मुझे यकीन है कि वो इस मामले को आगे चलाएंगे। और जाहिर है ह्यूज बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी हैं, पोटेंशियल भी है इस इंडस्ट्री में। और फवाद साहब, अभी हम कितने ऑलमोस्ट वेंटिलेटर्स की अगर पर्टिकुलरली बात करें तो बना रहे हैं पर मंथ या पर वीक या डेली, और हमारे आपके इनफैक्ट टारगेट्स क्या हैं इस सिलसिले में? देखिए, ये जहाँ तक हमारा काम था बना के देना हमने, या उसको डिज़ाइन फाइनल करना या इंजीनियरिंग का, ये काम हमने तो कर दिया। आगे कमर्शलाइजेशन फ्रेंकली हमारा काम नहीं है, और वो जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो खुद फैसला करेंगी उन्होंने एक्सपोर्ट करना है कैसे उसको देना है। बट NRTC का मुझे पता है कि इनकी कैपेसिटी बहुत 250 वेंटिलेटर्स बनाने की है पर मंथ, और ये पोर्टेबल वेंटिलेटर्स हैं। और ये जो इसमें दूसरा जो अभी चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि कोविड में आपको पता है कि वेंटिलेटर तो ज़रूरत है ही, लेकिन उसके साथ जो कम कॉम्प्लेक्स मशीनरी है, मिसाल के तौर के ऊपर ऑक्सीजनेटर्स हैं, वो ज़्यादा अहम हो जाते हैं। तो ये जो वेंटिलेटर्स हैं ये ऑक्सीजनेटर्स के तौर के ऊपर भी इनको डेवलप किया जा रहा है।
सो ये काफ़ी चीज़ें जो हैं ये चीज़ें इसमें से आप निकलती हैं, क्योंकि आपको पता है जब एक आप कॉम्प्लेक्स मशीन बना रहे हैं, पेचीदा मशीन बना रहे हैं, तो फिर उसमें कई चीज़ें जो हैं वो आपको पहले मिलती हैं। सो ये हमें फ़ायदा ये होगा कि इससे और बहुत सारी चीज़ें जो है वो निकलेंगी। अच्छा फवाद साहब, कुछ थोड़ी सी अब हैं ही आप हमारे साथ, हमने आपको जहमत दी है और आपने हमारे लिए टाइम निकाला है, तो कुछ सियासी बातें करते हैं थोड़ी सी आपकी इजाज़त से। अली ज़ैदी साहब को हैं कुछ तहफ़्फ़ुज़ात जो JIT रिपोर्ट्स कल सामने आई हैं सिंध हुकूमत की तरफ से। एक तो ये उनका रिजर्वेशन है कि जनाब इससे पहले क्यों नहीं लाई गई, फिर वो कह रहे हैं कि जी टेम्पर्ड रिपोर्ट्स हैं क्योंकि उनके पास तो कुछ और हैं। आपको लगता है कि ऐसी रिपोर्ट्स जिन पर मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदगान के दस्तखत मौजूद हैं, जिसमें से ऐसे इदारे भी शामिल हैं जो सिंध हुकूमत के मातहत नहीं आते, इन दिस डे एंड एज सिंध हुकूमत टेम्पर करके रिपोर्ट्स रिलीज करेगी? देखिए, अली ज़ैदी ने आज 12:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। उसमें जो मेरी उनसे बात हुई है वो कहते हैं कि ये जो रिपोर्ट सिंध हुकूमत ने वेबसाइट के ऊपर अपलोड की है ये एडिटेड रिपोर्ट है और इसमें जो असल मुल्ज़मान हैं उनके नाम जो है वो एडिट किए गए हैं और वो 12:15 बजे पूरी रिपोर्ट जो है वो पेश करेंगे। अब अली ज़ैदी ने 3 स्पेसिफिक इल्ज़ामात लगाए हैं। एक वो कहते हैं कि उज़ैर बलोच जो था वो जरदारी साहब के और फरियाल तालपुर के पेरोल के ऊपर था और उनसे पैसे लेके मर्डर्स कर रहा था। निसार मुराई जो है वो बहुत बिलियंस ऑफ रुपीज़ जो हैं वो उसकी लॉन्चिंग स्मगलिंग में भी मुलव्वस था और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी था। और सईद अहमद ये तीसरा बंदा है जो ये 3 लोग उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि वो बिलावल हाउस की पेरोल पे थे और उनके लिए काम कर रहे थे। अब इसकी जो JIT है वो अली कहते हैं कि उसमें ये कंफर्मेशन है। अब 12:15 बजे जो चलिए 12:15 बजे हम देख लेंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले वफाद साहब सईद गनी से बात कर रहे थे। वो कहते हैं उज़ैर बलोच के जहाँ किरदार की बात आती है, अगर तहफ़्फ़ुज़ात हैं PTI को, तो उसमें जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब को भी नज़रअंदाज नहीं किया जाता। वो GDA के साथ जब आपकी मीटिंग्स होती हैं वज़ीर आज़म साहब की, तो उसमें मौजूद होते हैं। उनकी अहलियाँ ज़ाहिर है आप लोगों के साथ बड़ी पेश हैं, तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब से खुद ही क्यों नहीं पूछ लेते वज़ीर आज़म साहब? देखिए जी, ये JIT की जब आती है सामने आती है और जो जहाँ पे होगा उसको पूछा जाएगा। फ्रेंकली हमारे जो लोग हैं इससे पहले PTI के लोग जो हैं कब उनको जो है एब्जॉल्व किया गया है पूछने से। अलीम खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा, वो जेल गए, जमानत करा के आए। बाबर रहमान पे इल्ज़ाम लगा, उन्होंने रिज़ाइन किया, जाके केस लड़ा। सब्तैन साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा, वो वजीर थे, वो जेल गए, वो वापस आए। तो PTI में तो ये कोई क्लेम ही नहीं करता कि हम एब्जॉल्व हैं या हमसे आप नहीं पूछ सकते, तो ये प्रॉब्लम तो है नहीं। अच्छा, मैं एक दोबारा ज़रा एक आपको जो है सियासत से निकल के मैं एक बात करना भूल गया था जो अपनी मिनिस्ट्री में कि जो अगला एक प्रोजेक्ट हम लॉन्च करना चाह रहे हैं उसमें मैं दोबारा, चूँकि आपका जो बहुत लोग देखते हैं, स्पेशली यंगस्टर्स बहुत देखते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पढ़े लिखे फार्मर्स हैं, नौजवान फार्मर्स हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगला जो हम प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं वो हम 5 एकड़ और 12.5 एकड़ और 2.5 एकड़ के जो फॉर्म्स हैं, एग्रीकल्चर फॉर्म्स हम डेवलप करेंगे इंतहाई मॉडर्न प्रिसीजन एग्रीकल्चर के ऊपर मबनी। सो जो लोग भी अपनी एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत बड़ा एग्रीकल्चर और हेल्थ अगले 10 साल बहुत बड़ा बिजनेस रहेगा, तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप एग्रीकल्चर के लिए हमारे पास आइएगा। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूरा टेक्नोलॉजी पैकेज हम बना के दे रहे हैं फॉर्म्स को डेवलप करने के लिए, और ये जो हमारे यंग फार्मर्स हैं उनको एक बिल्कुल हम एक इंतहाई मॉडर्न एग्रीकल्चर रजीम में जो है वो लेके जाएंगे। ये अगला हमारा प्रोजेक्ट है, इस पे भी नजर रखें। वंडरफुल जनाब, आप हमारे तवज्जुह से तमाम फार्मर्स जो हम भी यहाँ रीइटरेट कर दें, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रब्ता करें और अपने जो फॉर्म्स हैं उन्हें जदीद दुनिया के तकाजे जिस तरह है ना उन उसूलों पर और उन तरीक़ों पर इस्तेमाल करें। फवाद साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कल कहा, वैसे तो वज़ीर आज़म ने फ्लोर ऑफ द हाउस -1 की बात कर दी थी, उसके बाद शेख रशीद साहब जब से एहतियाब होकर आए तो उन्होंने कहा जी -1 नहीं होगा, होगा तो -3 होगा। फिर अब्बासी साहब ने कल, मैंने सुना कहीं, उन्होंने कह दिया कि जी अगर होगा तो -160 भी हो सकता है। तो ये क्या चल रहा है -+? अब मुल्क में इतने मसाइल हैं, कोरोना है, माशी सूरत हाल हमारे सामने हैं और एक के बाद एक हमारा बहरान सर उठा रहा है, लेकिन यहाँ ये बातें हो रही हैं, आप क्या कहेंगे? होता ये है कि जो जमहूरियत होती है ना उसमें अपोजिशन और गवर्नमेंट अपने कुछ मिनिमम एजेंडाज के ऊपर एक आपस में तय करते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट होती है। मसलन मैं आपको एल गोर और प्रेसिडेंट बुश का इलेक्शन हुआ, एल गोर बहुत थोड़े मार्जिन से वो इलेक्शन हारे, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट बुश के हक में फैसला दे दिया।
तो एल गोर ने कहा कि अगर मैं चाहूँ तो इस फैसले को मैं चैलेंज कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं चैलेंज करूंगा तो सोसाइटी बहुत डिवाइड हो जाएगी। हमारा पाकिस्तान में प्रॉब्लम यह है कि हम जो यहाँ पर सारे हम जो सियासतदान हैं वो सोसाइटी को इतना हम डिवाइड हमने कर दिया है कि हम उसके अंदर कॉमनैलिटी जो है वो तलाश नहीं करते। अपोजिशन 24/7 लगी रहती है कि गवर्नमेंट जाए, और गवर्नमेंट भी अपोजिशन का लिहाज उस तरह से नहीं करती। सो मैंने असेंबली में भी ये कहा था कि एक मिनिमम कॉमन एजेंडे के ऊपर हुकूमत और अपोजिशन को आना पड़ेगा, ताकि हम हर वक्त एक दूसरे के खिलाफ साजिशों में ना लगे रहें और कुछ बातों के ऊपर हमारा कंसेंसस हो जाए और हम गवर्नेंस के ऊपर तवज्जो दे दें, फिर लोगों के पास जाएंगे, वो वोट देंगे और वोट के बाद फैसला करेंगे। ये बड़ी प्रोग्रेसिव सोच है फवाद साहब, और होना भी ऐसे ही चाहिए। बिला वजह की महाजराई होनी नहीं चाहिए। लेकिन एक और इदारा है, एक और इंस्टीट्यूशन है जिससे हम महाजराई देख रहे हैं और प्रॉबली बिला वजह की महाजराई देख रहे हैं, जिसपे शायद चौधरी शुजात हुसैन साहब का जो खत है वज़ीर आज़म साहब को जो उन्होंने कल लिखा, वो भी आपकी नज़र से गुजरा होगा। कल हमने देखा इस्लामाबाद में पैमरा के दफ्तर के बाहर सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। फिर फैसल वावडा साहब जो हैं वो ट्विटर पर नंगी गालियां देते हैं सीनियर सहाफ़ियों को, उनसे बदकलामी करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं। फिर MSR साहब वाला मामला भी आपके सामने। तो ये जो तासुर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई महाजराई चल रही है मीडिया के साथ, चूंकि आप इस मिनिस्ट्री में भी रह चुके हैं, इसको क्या ठीक करने की ज़रूरत है? लेकिन हुकूमत ने जो है वो चीज़ें रिजॉल्व करनी होती और ये चीज़ें जो है आती रहती हैं। गवर्नमेंट, जब आप गवर्नमेंट में होते हैं तो रोज़ाना नया इशू आता है, रोज़ाना नया इशू रिजॉल्व करना पड़ता है। तो ये जो सारे इश्यूज़ हैं ये भी एक ऐसे इश्यूज़ हैं जो बड़ी आसानी से रिजॉल्व हो सकते हैं। एंड आई बिलीव कि बहुत ही कैपेबल टीम इस वक्त जो है वो मीडिया को देख रही है। शिबली फराज साहब हैं, आसिम बाजवा साहब हैं, और इनके होते हुए मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इश्यूज जो हैं वो रेजोल्यूशन की तरफ जाएंगे। चलें, अगर आप पर उम्मीद हैं तो हम भी उम्मीद बना लेते हैं। फिर बहुत शुक्रिया आपका फवाद चौधरी साहब, इट वाज ग्रेट टू हैव यू ओवर। और हम दोबारा से तमाम फार्मर भाइयों को कह दें, वो जो नौजवान फार्मर्स हमें देख रहे हैं जिनके पास 5 एकड़ 12 एकड़ या फवाद साहब ने एक और डायमेंशन भी दी, उतने फार्म्स हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रब्ता कर सकते हैं और जदीद तरीक़ों पर, जदीद उसूलों पर अपने फार्म्स को बेहतर बना सकते हैं और उसको मॉडर्नाइज कर सकते हैं इन टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए। और माशाल्लाह रह रहे तक ऐसे मनाजर हमें याद आ रहे हैं, नजर मिल भी रहे हैं, जिसको देख के और दिल खून के आंसू रो रहा है। और ये इंसान सवाल करने पर मजबूर हो रहा है कि बारिश कोई अनएक्सपेक्टेड तो हुई नहीं है। सबको पता है कि पाकिस्तान में इस साल हर साल इसी सीज़न में बारिश होती है और इस मरतबा जो बारिश हुई है उसकी पहले से महकमा मौसमियात ने प्रेडिक्शन कर दी थी, बता दिया गया था। तो क्यों किसी ने जहमत नहीं की, ना नाले साफ़ करने की, ना गटर साफ़ करने की, ना कोई प्लान बनाने की कि किस तरह से शार फैसल पर जब गाड़ियाँ फंसेंगी तो पेट्रोल पंप्स को खुला रखना है, ना बिजली का कोई निज़ाम नॉर्मलाइज रखने की कोशिश की गई कि इलेक्ट्रिक की तरफ से। ऑल्दो गवर्नर ने CEO ने उनके मुलाकात तो की थी लेकिन गालिबन कोई असर नहीं हुआ। अच्छा, ये देखिए माशाल्लाह, आप डांसिंग फाउंटेन्स देखने के लिए दीगर ममालिक का रुख करते हैं और बड़े पैसे खर्च करके टिकट लेके डांसिंग फाउंटेन्स आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन कराची में DHA के इलाके में ये डांसिंग फाउंटेन्स का बेहतरीन नज़ारा आप बिल्कुल मुफ्त हासिल कर सकते हैं, बशर्ते ये कि उस वक्त आसमान से पानी बरस रहा हो। अपनी गाड़ी में आप ये देखने के लिए जाएं और कोई भी म्यूजिक, जो गाना आपको लगता है कि पानी के इस फ्लो के साथ बैठ सकता है, वो आप चला लें और एंजॉय करें अपने बच्चों के साथ डांसिंग फाउंटेन के इस नज़ारे को। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा पूछ लेते हैं। सरदार साहब, कल इतनी भी बारिश नहीं हुई और माशाल्लाह हमने शहर का हाल देख लिया। खैर, आपसे तो हम मौसम की सूरत हाल ही जानेंगे। आज कल आपको बताया जा रहा था इब्तिदा में कि 3-4 रोज़ का बारिश का स्पेल है, तो बताइए कितनी बारिश होगी? अभी है इम्कान बारिश का कोई? वेदर सिस्टम ने, लो प्रेशर एरिया ने कल वाली बारिश बरसाई, वो अभी तक उतनी शिद्दत तो नहीं है, उसमें उसकी शिद्दत में कमी आ गई है, लेकिन अभी मौजूद है कराची के साउथ ईस्ट में। तो वो आगे वेस्टवर्ड की तरफ ड्रिफ्ट करेगा, ओमान के साहिल की तरफ, हमारे बलूचिस्तान के साहिल के पैरेलल। तो इम्कान है कि आज भी अभी बादल भी अच्छे खासे आ गए हैं और दोपहर के बाद, आज आफ्टरनून के बाद फिर बारिश हो जाए और उसके साथ रेन के साथ थंडरस्टॉर्म भी हो सकता है, गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है जी। अच्छा, दोपहर के बाद बादल और फिर बारिश हो सकती है। तो ये आज के दिन सिलसिला ख़त्म हो जाएगा या फिर कल और परसों भी सिलसिला जारी रह सकता है? इसको आगे पास
पास होने में अभी 2 दिन लगेंगे, यानी आज का दिन भी और कल का दिन भी, क्योंकि बहुत स्लो मूविंग सिस्टम है। और उसमें ये कि जब तक ये कराची के आपके इस एरिया से निकलता नहीं है तब तक रहेगा इम्कान यहाँ पर। तो एक तो आज स्पेल मैंने कहा कि आफ्टरनून में हो सकता हो जाए, फिर रात में हो सकता है एक आध स्पेल, और फिर कल सुबह में। तो अभी मतलब है, इम्कान है इस बात का। जी अच्छा सरदार साहब, बारिश तो अच्छी बातें हो रही है, बड़ी ज़रूरत थी इस शहर को बारिश की, लेकिन एट द सेम टाइम इतना शदीद हब्स है कि सांस ना आने वाला मौसम जिसे कहते हैं ना, वो है बाहर निकलें तो ये हब्स की कैफियत भी तभी ख़त्म होगी जब ये सिस्टम निकलेगा शहर में से। तो बिल्कुल एग्जैक्टली, ये सिस्टम जब आगे निकलेगा यानी ये बिल्कुल फिजल आउट होगा, डाई आउट होगा, या उधर ओमान के साहिल की तरफ निकल जाएगा, तो फिर सी ब्रीज जो इसके अंदर ट्रैप हो रही है या इसने रोक के रखी हुई है वो चलेगी, तो फिर ये हब्स वाली कैफियत खत्म होगी। तो ये आज भी रहेगा हब्स ज़्यादा मौसम, और आने वाले कल को भी रहेगा, और परसों जाके ये इसमें बेहतरी आएगी। और बाकी मुल्क की ओवरऑल सिचुएशन बता दीजिए, पंजाब बालाई इलाकों की। देखिए, ये जो मानसून करंट्स इस वक्त दाखिल हो रही थी, इसमें ज्यादा रुख तो इनका सिंध की तरफ ही था, और फिर पंजाब के कुछ एरियाज में जो बिल्कुल ईस्ट इंडिया के साथ हमारे एरियाज लगते हैं, सियालकोट, गुजरांवाला, झेलम और ऊपर इस्लामाबाद, कश्मीर वश्मीर, उन इलाकों में किसी किसी जगह में कल और परसों बारिश हुई है। तो फिलहाल आगे एक आध 2 दिन, यानी जब तक ये सिंध की तरफ ये सिस्टम है उधर इतना रुख नहीं है, लेकिन उसके बाद फिर वहाँ पर यानी 9 या 10 तारीख से फिर वहाँ पर सिलसिला शुरू होगा बारिशों का। से पंजाब और बालाई इलाकों में सिलसिला बारिशों का सिलसिला शुरू होगा। बहुत शुक्रिया आपका सरदार सरफराज हमारे साथ मौजूद थे। मौसम की सूरत हाल तो हमने आपको बता दी, आज भी बारिश होनी है कराची में। जो हैं इंतज़ामिया, जो हैं लोग देख रहे हैं, प्लीज़ कुछ इंतज़ाम कर लें। कोरोना वायरस ने जहाँ बड़ी बड़ी शख्सियात को अपना निशाना बनाया है, वहाँ साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी भी इस वबा की लपेट में आए, और उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, किस तरह से उन्होंने अपना वक्त गुजारा, किस तरह से इस बीमारी को शिकस्त दी। बादशाह साहब बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह यू लुक हेल्दी। अभी बताइए कि बहुत से लोग जिनसे हम बात करते हैं, रोज़ ही हम किसी न किसी आम शख्सियत से बात कर रहे होते हैं जो कोरोना से रिकवर होते हैं, और अक्सर उनमें से ये कहते हैं कि अभी भी बहुत नकाहत, बहुत कमज़ोरी और लथार्जी जो है वो महसूस होती है जिसमें कई हफ्तों बाद भी। तो आप माशाल्लाह फुल रिकवर कर गए हैं, या कहीं कहीं आपको लगता है कि वीकनेस रह गई है बॉडी में? नहीं, वीकनेस तो बहुत ज़्यादा है। मुझे जब ये हुआ तो सिर्फ एक सिम्टम था कि बुखार था, वो भी बड़े कम दर्जे का, वो तकरीबन 3-4 दिन रहा। उसके बाद कोई सिम्टम्स नहीं हुए। मैं अपना ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल मॉनिटर करता रहा, खुद ही पानी पीता रहा, खाना भी नॉर्मल खाता रहा, लेकिन बेपनाह कमज़ोरी हो जाती थी। मैं नॉर्मली 6-7 घंटे सोता हूँ दिन में, और आप यकीन करें कि मैं 16 घंटे से ऊपर मैंने सोना शुरू कर दिया, यानी आँख खुलती ही नहीं थी। और अभी तक इसी किस्म की कैफियत है कि थोड़ा सा 1 घंटा कुछ काम करें या पढ़ाई भी करें, असेंबली में जाते हैं तो 1-1.5 घंटे बाद बिल्कुल थकावट हो जाती है और आराम करने का जी जाता है। ये डॉक्टर बताते हैं कि 4-6 हफ्ते लगेंगे। तो ये इस बीमारी में है कि बिल्कुल आपको ये बहुत कमज़ोर कर देता है, और थकावट का एहसास जो है बार बार हर वक्त तकरीबन रहता है। अच्छा, ये बीमारी फिजिकल तो है, लेकिन बस सब साइकोलॉजिकल भी इसके इम्पैक्ट बहुत होते हैं। और पाकिस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह डेथ रेट कम है, लेकिन दुनिया से खबरें देख लें या पाकिस्तान में भी कोई ना कोई खबर आपको मिल जाए और आप ऑलरेडी इस बीमारी में मुब्तला हों, को किसी की जान चली गई या कोई क्रिटिकल है, तो उसका मेंटल इम्पैक्ट होता है। आपने इसको ज़हनी तौर पर कैसे लिया? वर यू रियली पॉजिटिव ऑल दैट टाइम, या फिर कहीं ना कहीं आप पे भी डिप्रेशन या फिर नेगेटिव सोच तारी होती थी? जी, मैंने जिन लोगों से बात की बीमारी थी उनको मैंने यही देखा कि उनका जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट शायद फिजिकल इम्पैक्ट से ज़्यादा इसके अंदर होता है। तो मैंने उसका मुकाबला किया, और मैंने बिल्कुल अपनी एक नॉर्मल जो लाइफ थी, मैंने सिर्फ आइसोलेट अपने आप को किया। और आइसोलेशन मरीज के लिए नहीं होती, बाकी घर वालों के लिए होती है कि उनको बीमारी ना लग जाए। फिर मैंने जब बुखार ख़त्म हुआ 3-4 दिन के बाद, तो मैंने यहाँ नज़दीक एक ग्राउंड है, वहाँ पर जाके वॉक करना शुरू कर दी। मैं उस ग्राउंड में तकरीबन हर रोज़ 10 से 12 किलोमीटर वॉक करता था, 20-22-24 चक्कर लगाता था। और यकीन करें कि पहले दिन मैं एक चक्कर भी नहीं लगा सका, यानी इतना फिजिकल चेंज 4 दिन में आ गया कि मुझसे वो आधा किलोमीटर भी नहीं हुआ जो मैं एक दिन में 10-12 किलोमीटर करता था। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, और मैं हर रोज़
कभी 40 डिग्री हीट में, क्योंकि दिन में जाता था ताकि लोग ना हो, तो मैंने वॉक जारी रखी। और जब मैं नेगेटिव टेस्ट हुआ तो उस वक्त मैं तकरीबन 5 किलोमीटर फिर भी कर लेता था। तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि साइकोलॉजिकली आप इसका मुकाबला करते रहें। एक हमारे माशरे में जो हमदर्दी का पहलू है वो ज़्यादा है, तो दोस्त वगैरह रिश्तेदार फ़ोन करते थे और बताते थे कि हर शख्स किसी न किसी को जानता था, बताते थे जी मेरा दोस्त था, मेरा अजीज था, बिल्कुल अच्छी सेहत थी, 44 साल उम्र थी, कोरोना हुआ और 2 दिन बाद हम जनाजा पढ़ के आए हैं। तो ये जो हमदर्दी का पहलू है इसका बड़ा इम्पैक्ट होता है इंसान पर। ये बहुत डरा देता है इंसान को, लेकिन आई एम ग्लैड कि आपने इसको अपने जहन पे तारी नहीं किया। अच्छा भाई साहब, सबसे ज़्यादा आपने क्या मिस किया क्वारंटीन में? कि किसी दोस्त से मिलना या किसी घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना? और वो जो क्वारंटीन का टाइम होता है ना, तन्हाई असल में मार रही होती है इंसान को, तो वो तन्हाई और क्वारंटीन आपको किस तरह से असरअंदाज करके गई है? देखिए, ये असर ज़रूर है कि आप एक कमरे तक महदूद हो जाते हैं। मुझे एडवांटेज था कि साथ एक बड़ा सा टेरेस भी था, तो मैं बाहर भी बैठ सकता था। लेकिन मैं खुशकिस्मती या बदकिस्मती से इससे चंद हफ्ते पहले 8 महीने मैं जेल में रहकर आया था, और वो 8 महीने मैंने अकेले ही गुजारे, कोई और शख्स वहाँ पर नहीं था। तो मुझे तो बिल्कुल किसी किस्म की आइसोलेशन का एहसास नहीं हुआ। यहाँ टीवी भी था। आपकी तो आइसोलेशन की प्रैक्टिस हुई भी थी चंद हफ्ते पहले ही, लंबी, बड़ी वसी तजुर्बा था। तो यहाँ टीवी भी था, इंटरनेट भी था, फोन भी था। मुझे तो किसी किस्म की तकलीफ का एहसास, और मैं वॉक कर लेता था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। बाहर निकल के खुद ही गाड़ी चला के जाता था और वॉक करके वापस आ जाता। तो आपने अदरक की चाय और नींबू का जूस या शहद और पानी और ये सब चीज़ें भी इस्तेमाल की साथ साथ? मैंने आपको बताया ना कि मशवरे इतने आते हैं और कि वो इंसान बेबस हो जाता है। मैंने शुरू में जिन लोगों ने कहा कि आप ये करें, मैंने वो शुरू किया, लेकिन वो इतना बढ़ गया कि मैंने कहा ठीक है अब अपना नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं। क्योंकि वो जो तमाम चीज़ें जब मिक्स हो जाती हैं, ये शहद के साथ कुछ खाएं और कुछ वो और किस्म की जड़ी बूटियाँ थी, उनका बड़ी बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट भी शुरू हो जाता है, शायद आपस में उनका इंटरेक्शन होता है। तो मैंने बिल्कुल अपनी नॉर्मल ग़िज़ा रखी और सिर्फ अंडे, ज़रा क्योंकि मैं गोश्त कम खाता हूँ, तो अंडे मैंने 4 अंडे दिन में खाने शुरू कर दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई फिजिकल इम्पैक्ट नहीं हुआ। चलें, अब वी आर ग्लैड टू नो दैट आपने इसको अपने जहन पे तारी नहीं किया और आपका वक्त गुजर गया। और इसमें बहुत बड़ा एडवांटेज भाई साहब आपको वो आइसोलेशन की प्रैक्टिस का भी था, क्योंकि जितने भी लोगों से हमने अभी तक बात की है वो कहते हैं सबसे ज़्यादा तंग आपको आइसोलेशन करती है। अब बात कर ही दी है आपने सारी, तो हम ये भी आपसे जानना चाहते हैं कि कल ही आपने गालिबन कहा कि अगर हुआ तो -160 होगा, तो इसको ज़रा एक्सप्लेन तो कर दें क्या बात हो रही थी और किस पैराहे में आपने ये बात की, और आपको क्या लगता है कि जो तीसरा साल है अब हुकूमत का, ये सियासी हलचल से भरपूर होगा? जी, एक तो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से नैब का शुक्रिया अदा करूंगा कि जिन्होंने मुझे 8 महीने की ये तजर्बा दिया बिला ज़रूरत। लेकिन बहरहाल वो एक अलग कहानी है। जो पॉलिटिकल मामलात हैं, मेरे सामने कम से कम हक़ाइक़ बड़े वाज़ेह हैं कि एक हुकूमत है जो नाकाम हो चुकी है, जिसका कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आता कि परफॉर्म कर पाएगी। मईशत को तबाह कर दिया, मुल्क में गवर्नेंस नहीं है। तो बिल्कुल एक जमूद का आलम सियासत में भी है और हुकूमती फैसलों पर भी है। मईशत पहले ही तबाह हाल थी, जो कोरोना का इफेक्ट आया है और कोरोना को जिस तरह हमने बगैर किसी स्ट्रेटजी के मुकाबला करने की कोशिश की है, तो हमने उस इफेक्ट को बढ़ा दिया। अब मैं सबसे बड़ा हामी हूँ कि हुकूमतें जो है ये 5 साल अपना पूरा करें। और मैं जब वज़ीर-ए-आज़म बना था तो हमारी हुकूमत में 10 महीने बाकी थे, और तमाम हज़रात जो आज भी ये बयान देते हैं, ये सब कहते थे ये बस ये हुकूमत 2 महीने रहेगी, चंद दिन रहेगी, ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने उनको पहले दिन कहा था कि आप जो मर्जी कर लें, आखिरी दिन तक हम हुकूमत में रहेंगे, अपना टेन्योर मुकम्मल करेंगे और काम करते रहेंगे। आप यकीन करें कि 31 मई को हम रात के 12 बजे तक कैबिनेट मीटिंग रही और फैसले करते रहे और फैसले इम्प्लीमेंट करके गए। लेकिन अब मसला ये है कि इस हुकूमत का हर लम्हा, मैं समझता हूँ, मुल्क पर भारी है। अब तब्दीली कैसे आएगी? अदम एतमाद यकीनन एक तरीका मौजूद है, लेकिन जो हमारे मुल्क में निज़ाम है उसमें अदम एतमाद बड़ा मुश्किल है।
फिजिकली, क्योंकि अपोजिशन को 172 आदमी प्रोड्यूस करने होते हैं मेंबर्स असेंबली में, अगर वो ना कर पाए तो अदम एतमाद नाकाम हो जाता है। तो यहाँ पुलिस आदमी उठाकर ले जाती है, नैब मेंबरों को उठाकर ले जाएगी, क्योंकि ये जो निज़ाम था, ये माशाल्लाह हमारी पार्लिमानी रीसेंट पार्लिमानी तारीख भी तो आप देख लेना, चाहे चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हो या फिर बजट पास करने की बात हो, ऑपोजिशन वाले बहुत से गायब हो जाते हैं। जी, अब वो खुद गायब नहीं होते, उनको गायब किया जाता है, खुद भी ज़मीर फरोशी का भी आंसर इसके अंदर है। बहरहाल अब जो -1 जो फार्मूला है, ये पाकिस्तान में हमेशा इसकी बात हुई है, ये मेरी नज़र में नामुमकिन है, क्योंकि जिसको आप माइनस करने जा रहे होते हैं वही उस जमात का रूह रवा होता है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई शख्स भी PTI के अंदर से इमरान खान को रिप्लेस कर सकता है या इमरान खान उसको इजाज़त देगा रिप्लेस करने की। रवा की आप बात कर रहे हैं बासी साहब, हमने एक रीसेंट सर्वे भी शामिल किया था जियो पाकिस्तान में, जिसमें सरप्राइजिंगली ये बात सामने आई थी कि अपेरेंटली शहबाज शरीफ साहब की पॉपुलैरिटी एज कम्पेयर टू इमरान खान रीसेंट टाइम में थोड़ी सी बड़ी है। तो अगर बड़ी है तो आप लोग उसका एडवांटेज क्यों नहीं लेते? क्योंकि मुस्लिम लीग नून की बहैसियत अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात कोई ख़ास मुज़ाहमत की सियासत हमें नज़र आती नहीं है। अगर आवाम में भी आपकी मकबूलियत में कुछ इजाफा हुआ है गुज़श्ता 2 साल परफॉर्मेंस के बाद हुकूमत की, तो यू शुड इन्वेस्ट ऑन दैट, मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। वो सर्वे मैंने देखा है, उस सर्वे में एक खराबी है, उसमें नवाज शरीफ का नाम नहीं है। अच्छा, आप उसमें अगर नवाज शरीफ का नाम डालते तो फिर आपको फर्क नजर आता। तो क्योंकि इस जमात के रूए रवा नवाज शरीफ साहब हैं, उस जमात के रूए रवा इमरान खान साहब हैं, तो मुकाबला उनका होना चाहिए था। उसके बावजूद भी शहबाज शरीफ साहब जो बीमारी की वजह से, जो अपने भाई की इयादत की वजह से काफ़ी अरसा एक्टिव पॉलिटिक्स थी असेंबली की, उससे बाहर रहे हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने इमरान खान जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को हरा दिया। तो ये एक बड़ी इंडिकेशन है जो अपोजिशन की पॉलिटिक्स है। मैं इस पॉलिटिक्स को कोई सर्कस नहीं समझता, इश्यूज पर बात होनी चाहिए, और हमने कोशिश की है। बदकिस्मती से असेंबली तो चलती ही नहीं है, हुकूमत चलने नहीं देती, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना पड़ता है, प्रोग्राम्स में आना पड़ता है, वहाँ पर बात होती है। और जितनी मीडिया सेंसरशिप, जितनी मीडिया पर रुकावटें इस हुकूमत के दौर में है, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ के दौर में भी हुई हैं। तो ये भी एक बड़ा आंसर है, लेकिन हम अपना काम करते हैं। आप देख लें कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, 1-1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज स्पेसिफिक इश्यूज पर। हमने किसी की हद तक नहीं की, किसी को गाली नहीं निकाली। हमने कहा जी ये मसाइल हैं, ये चीनी का है, गंदम का है, बिजली के मसाइल हैं, गैस के मसाइल हैं, मुल्क में करप्शन हो रही है, आप वज़रा की परफॉर्मेंस देख लें। इन सब चीज़ों की हमने अक्कासी की है प्रेस के अंदर, और यही काम अपोजिशन का होता है। यकीनन कुछ लोग मुतमईन उससे होते हैं, कुछ नहीं होते। सर, हम तो इत्तेहादियों से भी एक्सपेक्ट करते हैं, इत्तेहादी भी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन अपोजिशन भी ज़ाहिर है इसमें किरदार अदा कर सकती है। आपने मीडिया पे पाबंदियों की बात की, पाबंदियां तो चलें एक तरफ, लेकिन जो वैसे हशर किया जा रहा है आपके सामने हैं, सहाफ़ियों को डंडे भी पड़े हैं। कल इस्लामाबाद में TV चैनल का बंद होना, फिर उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ होना मालिकान के खिलाफ, ये किसी से ढकी छुपी बात है नहीं। तो इस सिलसिले में कोई किरदार अदा करेगी अपोजिशन? देखिए, हम तो आवाज़ उठा सकते हैं ना, हमने असेंबली के अंदर भी उठाई है, असेंबली के बाहर भी उठाई है, और अपने रिकॉर्ड पर खड़े हो सकते हैं। हमारे 5 साल में किसी पर तशद्दुद किया गया हो, कोई चैनल बंद किया गया हो, तो ये बड़ी अजीब बात है कि एक हुकूमत है जो चैनल भी बंद करवाती है, जो लोगों को नौकरी से निकलवाती है, जो दबाव डालती है मीडिया पर। तो ये चीज़ें देर पा नहीं होती, और ये आपकी फेलियर की इंडिकेशन होती हैं। स्पेशली वो हुकूमत जो पहले साल से ये काम शुरू कर दे, क्योंकि वो एक हनीमून पीरियड होता है, उसमें तो पूरा मुल्क आपको पसंद करता है, तब्दीली की तवक्को थी। अब तो वो सब खत्म हो गया, अब तो डेस्परेट सिचुएशन है। तो ये डेस्परेशन में सहाफ़ियों को मारना भी शुरू कर दिया। यानी आप एहतजाज भी, एक पुरअमन एहतजाज भी सहाफ़ियों को बर्दाश्त नहीं कर सकते,
तो आप और क्या चीज़ अच्छा, बर्दाश्त क्या करें? मशवरा देंगे भाई साहब, क्योंकि आप भी बतौर वजीर आजम खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं और सियासत को बालाए ताक रखते हुए इस वक्त जो मुल्क में मौजूदा वजीर आजम हैं उनको एक साबिक वजीर आजम की हैसियत से आपका क्या मशवरा होगा? वो क्या करें ऐसा कि वो जो पॉपुलर रोमांस था अवाम और PTI का, वो जो अब दम तोड़ रहा है या तोड़ गया है, उसको किस तरह से दोबारा से इग्नाइट करें या अवाम की बेहतरी के लिए क्या ऐसा करें? क्योंकि ज़ाहिर है मुल्क में बहरान तो बहुत ज़्यादा हैं। आप क्या करते अगर इस सिचुएशन में होते तो? देखिए, ये हर शख्स का तरीका गवर्नेंस का मुख्तलिफ होता है कि कैसे वो काम करता है। ये सवाल जब ये हुकूमत आई उसके पहले ही हफ्ते में मुझसे हम TV पर आदिल शाहजेब साहब ने पूछा था, तो मैंने उनको कहा कि मैं एक मशवरा दूंगा प्राइम मिनिस्टर साहब को कि अपना मुंह बंद रखें। जब ये पूरा मुल्क जब वज़ीर आज़म कोई बात करता है, उसको देखता है, उसका असर होता है मईशत पर, तो मैंने कहा कि बड़ी जिम्मेदारी से इस ओहदे से बात करनी चाहिए। बिल्कुल कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत नाप तोल कर, क्योंकि आपके हर लफ्ज़ को पूरा पाकिस्तान देखता है, उसी से सियासत का रवैया बनता है, उसी से जो रिलेशनशिप्स होती हैं इदारों से वो चलती हैं, उसी से मईशत पर असर पड़ता है। तो बड़ी सोच समझ कर वज़ीर-ए-आज़म को बात करनी चाहिए। यहाँ पर वो कैफियत नहीं है। तो आज आप देख लें, कोई वजीर अपनी वजारत की बात नहीं करता, इधर उधर हर वजीर दूसरी वजारत की बात करता है, हर वजीर दूसरी वजारत पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करता है। तो इस तरह हुकूमत नहीं चल सकती। और वज़ीर आज़म साहब तो बिल्कुल ही असेंबली में आते हैं, बजट स्पीच में बात उसामा बिन लादेन की करते हैं, तो सिर्फ मुंह बंद रखें तो हालात कम से कम 50% बेहतर हो जाएंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया। आई होप कि आपका मशवरा उन तक पहुंच गया होगा। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद खान अब्बासी साहब। लाखों पाकिस्तानी कोरोना की वजह से घरों तक महदूद हैं। रेस्टोरेंट्स में बैठकर खाना पीने की पाबंदी की वजह से रेस्टोरेंट्स का कारोबार मुतासर हुआ है। रेस्टोरेंट्स का कारोबार तो चलें क्या ही मुतासर हुआ है, जो लाखों लोग, लिटरली लाखों लोग काम करते थे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में, चाहे वो वेटर हों, किचन स्टाफ हो, सिर्फ शेफ्स की बात नहीं कर रहे, किचन हेल्पर्स होते हैं, स्वीपर्स होते हैं, चौकीदार होते हैं, वो लाखों लोग इस वक्त बेरोजगार हैं। अगर कराची जैसे शहर में बात कर लेना, जहां पे वाहिद एंटरटेनमेंट से बाहर जाकर खाना खाना थी और अब कोई भी नहीं है क्योंकि समंदर भी बंद है, और तो वहां पे लाखों की तादाद में ऐसे लोग हैं जिनके घरों के चूल्हे बुझ गए हैं क्योंकि देयर इज नो अल्टरनेटिव। अब वैसे पूरी दुनिया ने ये करना शुरू कर दिया कि जो ओपन एयर रेस्टोरेंट्स हैं एटलीस्ट उनको खोलने की तरफ लोग वापस आ रहे हैं, और जब सभी चीज़ें खुल रही हैं तो ओपन एयर स्पेसेस जिन रेस्टोरेंट्स के पास हैं उनको दोबारा से खोलने पर कुछ गौर ख़ौस होना चाहिए। फूड पांडा बहुत सारे इनिशिएटिव्स के साथ काम कर रहा है, और जहां होम शेफ्स को भी कारोबार में लोग लेके आए हैं, वो ख़वातीन जो हमेशा से ख्वाब देखती थी कि कुछ करें, अब वो घर से खाना बना के बेच सकती हैं। फिर ग्रॉसरी के सेक्शन में भी शामिल हो गए हैं। तो फूड पांडा के CEO नुमान सिकंदर ने हमें ज्वाइन किया। नुमान, बहुत शुक्रिया। नुमान, आई एम श्योर कि जहां फूड का बिजनेस मुतासर हुआ वहीं फूड डिलीवरी का बिजनेस भी मुतासर हुआ, या आप लोगों का काम इन दिस पेंडेमिक पहले से ज़्यादा बढ़ गया? मुझे लगता है कि अब शायद पहले से ज़्यादा बढ़ गया होगा बिकॉज पीपल हैव नो ऑप्शन। बिल्कुल अब्दुल्ला, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो। दूसरी चीज़ ये है कि ओवरऑल देखें डिमांड तो बढ़ गई है इस पीरियड के अंदर, बिकॉज लोग एसेंशली बाहर जाना तो प्रेफर नहीं कर रहे, दे आर बेस्ड एट होम एंड घर पे चाह रहे हैं कि वो फैसिलिटेट हो। तो जितनी भी सर्विसेज हैं जो डिलीवरी की हैं, जो घर पे लोगों को फैसिलिटेट कर रही हैं, उनकी डिमांड बढ़ गई है। ओवरऑल पाकिस्तान में वी सी के जो डिमांड है और सप्लाई है दोनों स्मूथली चल रही है, ओवरऑल ऑर्डर वॉल्यूम बढ़ गया। सिंध में अभी तक we are facing bit of challenges because as you know रात के 11 बजे के बाद डिलीवरी अलाउड नहीं है। तो उसमें होता है क्या है कि रात के 11 बजे के बाद काफी रेस्टोरेंट्स बंद हो जाते हैं कुछ, तो जिसकी वजह से ओवरऑल जो हम लोग डिलीवरी भी नहीं कर पाते काफी रेस्टोरेंट्स की, तो हम लोग सप्लाई भी नहीं कर पा रहे, ऑल्दो डिमांड बहुत ज्यादा है। एंड एज यू मेंशन ऑलरेडी, जो डिलीवरी है बहुत सेफ मेथड है ड्यूरिंग दिस पीरियड। टेक अवे हो गया या इवन ओपन जो एयर रेस्टोरेंट्स हैं वो भी काफी सेफ है ड्यूरिंग दिस पीरियड। अच्छा, डिलीवरी सेफ मेथड से क्या मुराद है? कुछ पर्टिकुलर SOPs हैं जिनको आपका राइडर जो है वो फॉलो करता है व्हेन ही पिक्स अप द फूड फ्रॉम द रेस्टोरेंट और घर तक पहुंचाता है? तो क्या, मैंने भी क्योंकि चंद दिन पहले खाना ऑर्डर किया तो इसमें एक ऑप्शन आ रही होती है कॉन्टैक्ट लेस डिलीवरी, इसको थोड़ा सा एलाबोरेट कर देंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो चीज ये है कि मैंने मेंशन कि डिलीवरी एक सेफ मेथड है।
इसका रीजन ये है कि इनहेरिटली जो ये बिजनेस का मॉडल है, जहां पर एक राइडर जो है बड़ा एक लिमिटेड कॉन्टैक्ट रखता है रेस्टोरेंट के साथ, क्योंकि हमारे मॉडल में क्या होता है कि हमारे मॉडल में राइडर जाके रेस्टोरेंट को बताता नहीं है कि ये आप ऑर्डर प्रिपेयर करें। रेस्टोरेंट के पास एक डिवाइस होती है, डिजिटली उनको ऑर्डर मिल जाता है, वो जब राइडर पहुंचता है तो ऑर्डर रेडी टू पिकअप होता है, तो राइडर और रेस्टोरेंट की बड़ी लिमिटेड इंटरेक्शन है। वही चीज रिपीट होती है कस्टमर एंड पे। जब कस्टमर के पास राइडर पहुंचता है, कस्टमर को नोटिफिकेशन आ जाती है, तो बहुत एक लिमिटेड इंटरेक्शन होता है। और ये जो वायरस है, जितनी मैंने रिसर्च की है WHO की उसकी वेबसाइट पे, जितनी भी मैंने वीडियोस देखी है, ये जो इसकी पैकेजिंग मटेरियल और ये जो सारा कुछ हैंड ओवर हो रहा होता है, इसके ऊपर वायरस के स्प्रेड के चांसेस काफी रिमोट हैं। तो दुनिया भर में जो डिलीवरी का बिजनेस है, इसको काफी सेफ बोला गया है, वेदर प्रिकॉशंस हो या नहीं हो। हाउएवर जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का मैंडेट है, उन्होंने बोला है कि आपने प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं, जैसे मास्क है, हैंड सैनिटाइजर है, राइडर को ट्रेनिंग दें, बैग की सैनिटाइजेशन होनी चाहिए, वो हम लोग फुली करते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपनी पूरी फ्लीट को टेम्परेचर चेक डेली करते हैं। साथ में जो कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी है, वो हमारी ऐप पे इनेबल्ड है कि अगर आप ऑनलाइन पे करना चाहते हैं और चाहते हैं कि जब राइडर आपका खाना देने आए तो वो खाना रख के पीछे स्टेप बैक कर जाए, तो उस चीज को भी हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, ताकि देयर इज नो कैश हैंडलिंग विद राइडर एंड द कस्टमर, एंड दैट वुड बी अ सेफर ऑप्शन। अच्छा, अब ऐसे में ये जो होम बेस्ड शेफ हैं, इनको भी फूड पांडा ने इनकॉर्पोरेट किया, उनका रिस्पॉन्स आवाम की तरफ से कैसा है? और क्या होम बेस्ड शेफ ज़ाहिर है अपने घर पे मौजूद हैं तो हर वक्त हर चीज़ अवेलेबल कर पाते हैं? ये बिजनेस मॉडल कैसा चल रहा है आपका? We are getting an amazing response. Last time I was there, I shared the progress with you guys. हम लोग का जो अब गोल है वो 1 लाख होम शेफ क्रिएट करना है पाकिस्तान के अंदर। 20 करोड़ के अवाम में से 1 लाख होम शेफ क्रिएट करना, आई थिंक it's a first goal which we have. अभी अल्हम्दुलिल्लाह more than 3000 होम शेफ्स आर वर्किंग विद अस अक्रॉस पाकिस्तान। कुछ तो शहर हमारे ऐसे हो गए हैं जहां पर हमारे पास 50% रेस्टोरेंट की इन्वेंट्री है और 50% होम शेफ की इन्वेंट्री है हमारे प्लेटफॉर्म पे। सिटीज लाइक फैसलाबाद, सिटीज लाइक झेलम, और वहां पर जो है कस्टमर्स जो है वो होम शेफ से ऑर्डर दे लव टू ऑर्डर फ्रॉम होम शेफ, बिकॉज प्राइसिंग होम शेफ्स की बहुत अच्छी है, हाइजीन क्वालिटी बहुत अच्छी है और पैकेजिंग बहुत अच्छी है, और होम शेफ्स काफी पैशनेटली काम कर रहे हैं इस मॉडल को एक्सपैंड करने में। क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, विच इज़ ग्रेट, क्योंकि आपने बताया अच्छा काम कर रहे हैं। ग्रोसरी भी अब सप्लाई करता है फूड पांडा, तो हाउ इज दैट थिंग कमिंग अलोंग? ग्रोसरी इज डूइंग ग्रेट। अभी हम लोग की जो ग्रोसरी सर्विस है नेशन वाइड अवेलेबल है। आप लोग जो भी कस्टमर फूड ऑर्डर करते हैं वो ग्रोसरीज भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इन सेक्शन इजीली मिल जाता है, सामने ही होता है ग्रोसरी का सेक्शन। बिल्कुल शॉप्स का सेक्शन है ऐप के अंदर, वेदर आप एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं, iOS यूज कर रहे हैं, आप शॉप्स का सेक्शन ओपन करके आपके जितने भी करीबी स्टोर्स हैं उनको वो ऑनलाइन आ जाते हैं और वहां से आप अपनी फेवरेट असॉर्टमेंट ऑर्डर कर सकते हैं जो भी आपने ऑर्डर करना हो। चले, वंडरफुल, बहुत शुक्रिया आपका अनुमान। कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, और होपफुली सिंध हुकूमत भी सुन रही है और रात 11 बजे के बाद अब थोड़ी सी लीनियंसी मिलनी चाहिए रेस्टोरेंट्स को, और ये भी सोचें, इस पर भी पूरे मुल्क में गौर किया जाए कि जो ओपन स्पेसेस वाले रेस्टोरेंट्स हैं उनको खोलने की तरफ कुछ गौर खौज हो, क्योंकि बाकी सब भी तो चल ही रहा है। और प्लीज़ पेट्रोल पंप भी खोल दें 7 बजे के बाद। कोरोना बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं हो जाता पेट्रोल पंप्स पे, पर्टिकुलरली आफ्टर 7 PM। मुल्क में -1, -3 और -160 की बाज़गश्त है। अपोजिशन का दावा है कि कई हुकूमती अरकान राब्ते में हैं। द न्यूज़ में शाया सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक PTI के एक इंतहाई अहम वफाकी वज़ीर ने मुबैना तौर पर नून लीग की सीनियर क़यादत को वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की पेशकश की है। उधर हुकूमत भी अपोजिशन के बंदे तोड़ने का दावा कर रही है। गुज़श्ता दिनों नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान पंजाब असम्बली ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से बैठक सजाई थी। गुज़श्ता रोज़ गुजरावाला से एक नून लीगी MPA तहरीक इंसाफ को प्यारे भी हो गए। सुनिए क्या हुआ। मैं MPO तो इलेक्ट हुआ था मुस्लिम लीग नून के टिकट पे। इंसान के अंदर इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि वो अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा वो कह सके। इमरान खान, आपने मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफा कर दी, हम आपके साथ ही बन गए। जब तक आप कौम को यकजा करके रखेंगे, जब तक आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा करते रहेंगे, हम आपका साथ देते रहेंगे।
अच्छा जी, कुछ लोग सुन भी रहे हैं बैठ के और ज़ाहिर है सच भी समझते होंगे। अमूमन इस तरह के मामलात में हुकूमत ही मैदान मार जाती है। हालिया बजट में देख लें, चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में देख लें, पूरी तरह अपोजिशन मुंह देखती रह गई और कामयाबी हुकूमत के हिस्से में आई। अभी हमने शाहिद खाकान अब्बासी साहब से भी इस सिलसिले में बात की थी। एनी हाउ, शिबली फराज साहब ने क्या कहा, सुनिए ज़रा। उनकी अपनी पार्टी की शिकस्त हो रही, जिसमें कि कोई शहबाज शरीफ ग्रुप है, तो कोई नवाज शरीफ ग्रुप है, तो कोई मरियम नवाज ग्रुप है और कोई शाहिद खाकान ग्रुप है। वो हमें ताना दे रहे हैं। हुकूमत की सफ़ों में भी सब अच्छा नहीं। फवाद चौधरी के इंटरव्यू तो जो हलचल मचाई वो तो मचाई ही, खुद वज़ीर आज़म ने -1 की बात करके सबको हैरान कर दिया। मेरे यंग पार्लियामेंटेरियंस को मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी आपको अपनी कुर्सी छोड़ने से घबराना नहीं चाहिए, कभी डर नहीं होना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि हमारी गवर्नमेंट नहीं जाने वाली, या मैंने ये नहीं कहा जिस तरह कभी को कहा जी कुर्सी बड़ी मजबूत है। कोई मजबूत नहीं होता, अल्लाह के ऊपर होता है। आप आज हैं कल नहीं हैं। ये सारा शोर मचा हुआ कि किसी तरह बस 6-7 लोगों को इमरान खान कह कि जी फिक्र ना करो मैं NRO आपको दे दिया। वो यही चाह रहे हैं मेरे से कि किसी तरह इमरान के ऊपर प्रेशर डलवा के, किसी तरह -1 करवा के कि ये बच जाएंगे। इन्हें नहीं पता कि ये -1 हो भी गया तो बाकी भी कोई इनको नहीं छोड़ेगा इंशाल्लाह। नहले में दहला हाल ही में कोरोना से सेहतयाब होने वाले वफाकी वजीर रेलवे ने मारा और -3 की बात की। ना हम आखिरी चॉइस हैं, ना हम -1 हैं, लेकिन अगर माइनस की बात आई तो फिर -3 होगा। लेकिन ऑपोजिशन अब -160 की बात कर रही है। ये मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो अफराद -1 -3 की बातें कर रहे हैं ये उनसे सवाल करें, क्योंकि ये -1 तो हम हमेशा सुनते आए हैं। -1 जमात के अंदर होता है और इमरान खान साहब ने कह दिया कि ना कोई चॉइस है और ना कोई -1 होगा। अगर होगा तो माइनस फिर 100 जो भी है 160 रह गए, वो 160 ही होगा। अफरा तफरी की सियासत में कभी भी कोई भी दाव चल सकता है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही जोर लगा रही हैं, देखें कौन कामयाब रहता है। लेकिन मजमूई तौर पर तमाम सियासतदानों की राय मुत्तफ़िक है कि किसी भी हुकूमत को अपनी टर्म पूरी करनी चाहिए। ऑल्दो जब अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब की भी आपने गुफ्तगू सुनी ली थी, इसी भी हम बात करते हैं। सीनियर सहाफ़ी रज़िया खान सुहेल वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। वड़ाइच साहब, मुख्तलिफ ज़राए से खबरें भी मिल रही हैं और अपोजिशन की जानिब से भी दावा है कि हुकूमत के कुछ लोग उनसे राब्ते में हैं। आपको लगता है कि ये सब और इत्तेहादियों की नाराज़ियाँ सामने रखते हुए अपोजिशन वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने में इस बार संजीदा है या ये बहुत मुश्किल काम है? हो सकता है अपोजिशन जो है वो संजीदा हो, लेकिन एक सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाना तकरीबन नामुमकिन है। हमारी पूरी तारीख में कौमी असम्बली में कई बार तहरीक अदम एतमाद आई है, लेकिन हर बार नाकाम हुई है। हाँ, सिर्फ 2-3 दफ़ा सूबाई असम्बलियों में ज़रूर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई है, लेकिन उसकी भी वजूहात सिर्फ अरकान की नाराज़गी नहीं थी, बल्कि ओवरऑल जो सेटअप था वो चेंज हो चुका था, जिसकी वजह से तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब हुई। तो पाकिस्तान के अंदर जो तहरीक अदम एतमाद है, इसमें सिर्फ अरकान असम्बली की अक्सरियत जो है वो तब्दील नहीं करती, बल्कि पूरे मुल्क की फ़ज़ा, मुल्क के अदारे, सबका किरदार होता है, तब कहीं जाकर तहरीक अदम एतमाद जो है कामयाब होती है। और मसलन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद हुई, वो कामयाब नहीं हो सकी थी, हालांकि उस वक्त जो सारी अपोजिशन भी इकट्ठी थी और कई जगह से उसे सपोर्ट भी थी, लेकिन हुकूमत भी इतनी तगड़ी होती है कि वो भी उसे नाकाम बना लेती है। अच्छा वड़ाइच साहब, अब से चंद हफ्ते बाद मौजूदा पार्लियामान का 3रा साल शुरू हो जाएगा। पहले 2 साल सियासी तौर पर बड़े एक्टिव रहे हैं, क्या अगला पार्लियामानी साल इससे ज़्यादा हंगामा खेज बनता आपको नज़र आ रहा है या लगता है कि हुकूमत पुरएतमाद अंदाज में आगे बढ़ती रहेगी? देखिए, हमारी पार्लियामान जो है अगरचे बड़ी हंगामा खेजी है, लेकिन इस दफ़ा मानी खेज हंगामा खेजी नहीं है।
हमने इस दफ़ा कोई बहुत अच्छी तकरीरें नहीं सुनी, हमने इस दफ़ा बहुत अच्छी कोई डिबेट्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पे है या लीगल इश्यूज़ पे है वो नहीं देखी। तो मैं समझता हूँ कि इस पार्लियामान का वो मयार जो होना चाहिए था, जरदारी साहब हैं, बिलावल साहब हैं, इमरान खान साहब हैं, शहबाज शरीफ हैं, तो जिस तरह से इनको आमने सामने बैठ के तकरीर करनी चाहिए थी, लोगों को सिखाना चाहिए था सियासत को, पार्लिमानी सियासत को, वो बदकिस्मती से नहीं हो सका। एक तकरीर करता है तो दूसरा वॉकआउट कर जाता है या बैठा नहीं होता। तो ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। बेहतर होता कि ये इस ऐवान को बावकार बनाते, आपस में कंसल्टेशन करते, अच्छी लेजिस्लेशन लाते, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका बड़ा साहब से कह रहे हैं। ज़ाहिर है जमहूरियत को अगली आने वाली नस्ल को बताने समझाने के लिए आज ही के दौर में अच्छी रिवायात कायम करनी पड़ेंगी, तभी जो आने वाली नस्ल है, जो नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें समझ में आएगा कि किस तरह से सिस्टम काम करता है और किस तरह से यही पाकिस्तान के मसाइल का हल है। इसके अलावा और कोई हल मौजूद ही नहीं है। ये बात भी पुख्ता होनी चाहिए नौजवानों के जहन में। हम ज़रा एयरलाइन फेयर्स की बात करेंगे, लेकिन बात करेंगे कल अनएक्सपेक्टेडली डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के फेयर कम हुए हैं। सी टुमारो और ख्याल रखें, मास्क पहने, हाथ धोते रहें।